नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां फिल्म कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से विवादों में है। आईएफएफआई ज्यूरी के बयान से फिल्म पर विवाद और आईएफएफ ज्यूरी ने फिल्म को बताया है वल्गर प्रोपेगेंडा। अनुपम खेर ने इस ज्यूरी पर अब निशाना साधा है। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से विवादों के घेरे में। फिल्म पर विवाद टिप्पणी की गई है। आईएफएफआई ज्यूरी का बयान आया है फिल्म पर और फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया है और अनुपम खेर ने इस पर निशाना साध दिया है। कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के साथ ही लगातार विवादों में घिरी हुई नजर आई थी और एक बार फिर से अब विवादों में है। आईएफएफआई ज्यूरी ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है, इस फिल्म को वल्गर बताया है। कश्मीरी पंडितों की कहानी बताती ये फिल्म, जिसको लेकर ये टिप्पणी की गई है और अब अनुपम खेर ने भी इस पर अपना बयान दिया है। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। ये ट्वीट किया गया है अनुपम खेर की तरफ से और कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं उस वक्त की। फिल्म के ये तमाम वो सीन। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. तो ये आप सुन रहे थे किस तरह से आईएफएफआई ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है, इसे वल्गर बताया है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ बताया है। तो वहीं अनुपम खेर ने भी आईएफएफआई ज्यूरी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा हो जाए, सच के सामने छोटा ही रहता है। उधर गुजरात में 89 सीटों के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम पूरी तरह से थम जाएगा और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और आज का दिन आखिरी दिन होगा पहले चरण के मतदान के लिए। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा। देखना होगा कि 89 सीटों पर बीजेपी कहां तक अपने आप को सक्षम साबित कर पाएगी। वोटर्स का ये जो जमावड़ा, ये जो रैलियों में, जनसभाओं में बड़ा इकट्ठ भाजपा को नसीब होता है, क्या यही जनसमर्थन वोट्स में तब्दील हो पाएगा? क्या इसे वोट्स में तब्दील कर पाएगी बीजेपी? 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम उन कार्यक्रमों की जो अब तक हम देखते आए हैं और इसी तरह का आज भी नजारा रहने वाला है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे, क्योंकि आज का ये दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे, लेकिन ये बड़ी जनसभाएं, ये रैलियां नहीं हो पाएंगी पहले चरण के चुनाव के लिए। तो तमाम वो सीटें जो पहले चरण के मतदान में आती हैं, उन तमाम सीटों पर आज जोरदार चुनाव प्रचार होगा। तो 89 सीटों पर आखिरी प्रचार होगा। अमित शाह का कार्यक्रम आपको बता देते हैं, दोपहर 12:30 बजे से गरबाड़ा से शुरुआत होगी। दाहोद में कार्यक्रम होगा। 2 बजे थसरा खेड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। 3:30 बजे पी कंपड़वंज और खेड़ा में चुनावी सभा होगी और रात को 8 बजे अमराईवाड़ी में कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा और जेपी नड्डा के कार्यक्रम की अब बात कर लेते हैं। 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। देवगढ़ बारिया से दाहोद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:10 पर भावनगर पश्चिम में रोड शो होगा और इसके बाद रात को 8 बजे रावपुरा वडोदरा में रैली रहेगी। तो जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम रहेगा। दोपहर इसकी शुरुआत हो जाएगी 12 बजे से और रात को 8 बजे तक इस तरह तमाम रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। 12 बजे से लूनावाड़ा महिसागर में जनसभा को संबोधित करना शुरू करेंगे। उसके बाद 1 बजे
ओडे बाजार जाएंगे, आनंद में रैली होगी, फिर दोपहर 2:20 पर डभोई वडोदरा में जनसभा करेंगे और 3:45 यानी 3:45 बजे टेकरी पंचमहल में रोड शो होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह सूचीबद्ध ये तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं और तमाम ये दिग्गज आज फिर से ग्राउंड पर तमाम कार्यकर्ताओं में और लोगों में जान फूंकते नजर आएंगे। एक बार फिर से वोटर्स को विश्वास दिलाते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी ही विकल्प है। दो दिन पहले यूपी सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की जैसे ही घोषणा की, तभी से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले से चली आ रही कमिश्नरेट के आयुक्तों समेत 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में नए पुलिस कमिश्नरेट्स में पुलिस आयुक्तों की तैनाती किए जाने के साथ ही 3 रेंज और 3 जिलों में भी नए अधिकारियों को तैनाती दी गई है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी के आयुक्तों को भी बदल दिया गया है। यूपी सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट्स में आईजी स्तर के अधिकारियों को मौका दिया है और आगरा में आईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, प्रयागराज में आईडी रमित शर्मा, गाजियाबाद में आईजी अजय मिश्रा और गौतम बुद्ध नगर में आईजी लक्ष्मी सिंह को पुलिस आयुक्त बनाया गया है। जबकि वाराणसी के नए पुलिस आयुक्त केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी अशोक माथुर जैन बनाए गए हैं। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद प्रतीक्षार्थ चल रहे हैं आईजी अजय मिश्रा, जिनको पुलिस आयुक्त के रूप में खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग में सचिव के पद पर तैनात रहे आईजी तरुण गाबा को भी फील्ड में तैनाती दी गई है। उन्हें आईजी लखनऊ रेंज बनाया गया है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज कमिश्नरेट में जल्द और नए अधिकारियों की भी तैनाती होनी है। तो ये बड़ा तबादला, जहां 16 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, कमिश्नरेट बनाने की घोषणा। और पूरी लिस्ट की बात करें तो अशोक माथुर जैन एडीजी प्रतीक्षार्थ, उसके बाद डीजीपी मुख्यालय पुलिस आयुक्त वाराणसी इनको बनाया गया है। आलोक सिंह पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर एडीजी डीजीपी मुख्यालय होंगे। ए सतीश गणेश पुलिस आयुक्त, ये वाराणसी एडीजी डीजीपी मुख्यालय में तैनाती इनकी होगी, वहां सेवाएं देते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ लक्ष्मी सिंह की अगर बात करें, आईजी लखनऊ रेंज पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर में इनकी तैनाती। और इसी लिस्ट में अगला नंबर अजय मिश्रा का, आईजी प्रतीक्षार्थ, ये डीजीपी मुख्यालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद होंगे। और डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह आईजी कारागार प्रशासन लखनऊ, ये पुलिस आयुक्त आगरा के रूप में अब सेवाएं देते नजर आएंगे। इस लिस्ट में अगला नाम रमित शर्मा का, आईजी बरेली रेंज पुलिस आयुक्त प्रयागराज, इनकी जिम्मेदारी होगी अब। इनके बाद नंबर तरुण गाबा का आता है, ये सचिव गृह विभाग, आईजी लखनऊ रेंज के बतौर अब जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद डॉक्टर राकेश सिंह आईजी प्रयागराज, ये आईजी बरेली रेंज बतौर अब जिम्मेदारियां निभाएंगे। चंद्र प्रकाश द्वितीय आईजी एसएसएफ लखनऊ, ये प्रयागराज रेंज में अब आईजी बतौर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। मुनिराज जीएसएसपी गाजियाबाद, ये एसएसपी अयोध्या के तौर पर जिम्मेदारियां अब इनको मिली हैं। 12वां नंबर है प्रशांत वर्मा का, एसएसपी अयोध्या, अब एसपी बहराइच के बतौर ये जिम्मेदारी निभाएंगे। केशव कुमार चौधरी एसएसपी बहराइच, अपर पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्त आगरा के रूप में अब नजर आएंगे। शैलेश पांडे एसएसपी प्रयागराज, अब एसएसपी मथुरा के रूप में ये जिम्मेदारियां निभाएंगे। अभिषेक यादव एसएसपी मथुरा, ये एसएसपी अभी सूचना मुख्यालय लखनऊ में अब सेवारत होंगे। इसी के साथ प्रभाकर चौधरी, ये एसएसपी आगरा हैं। सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर। तो ये वो सूची है 16 आईपीएस अधिकारियों की जो ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर लिस्ट हमने आपको बताई, बाकायदा नाम और तस्वीरों के साथ आपने इन तमाम अधिकारियों की जानकारी ली। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानेगा उन्हें वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान सामने आ रहे हैं। कई दिनों से चिंता जाहिर की जा रही है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानेंगे, हम उनका वोटिंग राइट यानी मतदान का अधिकार ही छीन लेंगे। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार इस बयान की चर्चा हो रही है। माहौल सोची समझी रणनीति के तहत भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है, एक कड़ा कानून बने। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है। इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे। ये बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं ये लोग। उधर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉन्क्लेव आज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। एएफएफ-डीएफ की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ होगा और इसके अलावा राजनाथ सिंह आगरा भी जाएंगे, जहां सेना का वार्षिक अभ्यास चल रहा है। ये एक्सरसाइज 30 नवंबर तक चलने वाली है। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। उधर देश में 20 जगहों पर एनआईए की छापेमारी और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की रेड। राजस्थान और हरियाणा में भी एनआईए के छापा और इसी के साथ गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर भी छापेमारी हुई है। तो देश में लगातार इस तरह की कार्रवाई ईडी और एनआईए और तमाम एजेंसियों की तरफ से देखी जा रही है। अब 20 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है और इसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में ये रेड की गई है। राजस्थान में भी ये रेड हुई है। हरियाणा में भी एनआईए का छापा। गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर भी छापा पड़ा है। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई देश भर में हम देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार ही तमाम एजेंसियां काफी एक्टिव हैं और इसी तरह की छापेमारी कभी ईडी तो कभी एनआईए की तरफ से। ताजा छापेमारी देश में 20 जगहों पर एनआईए की तरफ से की जा रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी रवि यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, देश में 20 जगहों पर ये छापेमारी, कौन कौन से राज्य हैं इसमें, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में कोई खास इनपुट है? लगातार ये छापेमारी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहले भी 1 महीने पहले ये कार्रवाई की गई थी और लगातार देखा होगा आपने, हरियाणा के काफी सारे लोकेशन शामिल थे और एनसीआर के कई जिले, चाहे वो सोनीपत की बात हो, गुड़गांव की बात हो, साथ लगते हुए स्टेट राजस्थान की बात हो। और आज भी मैं आपको बता दूं, एनसीआर की जो है 15 लोकेशन है। उसके अलावा जो है टोटल देश भर में 30 लोकेशन पे ये रेड जो है वो चल रही है और सुबह 7 बजे से छापेमारी है। इसमें आपने देखा होगा कि पंजाब में किस तरह से ट्रिगर जो है वो अपने चरम पे है। खालिस्तान की बात करें, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो लोग हैं, अमृतपाल सिंह जो एक मुख्य आरोपी है, उसको जिस तरह से तूल दिया गया, उसके बाद चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, बहिबा गैंग हो, वो तमाम गैंग के जो सरगना जो विदेश में बैठे और धरती से अपने आपको एक नापाक जो अपने इरादे हैं उनको सफल करने के लिए जो एक मुहिम ये चलाए हुए हैं, उसकी कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई है। और लगभग 13 लोग इसमें शामिल हैं जो गैंगस्टर हैं, उनके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ जो इनपुट इंटरपोल से जो जांच एजेंसियों को मिला था, उसके आधार पर जो इंटरसेप्टिंग पे यानी कि फोन रिकॉर्ड जो खंगाले गए थे, उसके आधार पर ये कार्रवाई है। और कई सारे वेपन
जो है अवैध और वैध, क्योंकि इन गैंगस्टरों ने जो है वैध वेपन भी जो है असले वो लिए हुए हैं, इस तरह की जो है बरामदगी की सूचना मिल रही है। और कई सारे लोगों को अभी हिरासत में लेने की हालांकि औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इनके परिजनों को हिरासत में लेने की भी बात सामने आ रही है। जी तो चीन में जारी कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और गो जिनपिंग गो लगातार ये नारेबाजी हो रही है। बीजिंग से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक आ गया है। गुस्साए लोग गो जिनपिंग गो के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन के करीब 66 लोगों के घरों में कैद हैं। अब इस लॉकडाउन के चलते 66 लाख लोग इस वक्त अपने घरों में कैद हैं और ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से नाराजगी और बढ़ जा रही है और सरकार के ये जवाब नियम इनका पालन नहीं कर रहे हैं लोग। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और चीन में 10 महीनों से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। कई तरह की पाबंदियां हैं। गुस्सा तब लोगों का भड़का जब चीन के शिनजियांग में 25 नवंबर को एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लग गई और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन की वजह से राहत समय पर पहुंच ही नहीं सकी। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोरोना पाबंदी के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजिंग में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। जिनपिंग गद्दी छोड़ो की गूंज है इस वक्त पूरे चीन में। वुहान में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों में गुस्सा इन तस्वीरों के जरिए भी बयान होता है और जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के ये नारे अब और भी बुलंद आवाज में यहां पर सुनाई दे रहे हैं। तो कोविड पर लगातार चीन की हालत और गंभीर होती जा रही है और ये लगातार हो रहे प्रदर्शन, लोगों का ये जनसमूह, ये जनसैलाब जो सड़कों पर है, ये स्थिति को और गंभीर कर सकता है। क्योंकि इस तरह जब संक्रमण तेजी से फैल रहा हो और चीन में हालात पहले से ही लगातार गंभीर बने हुए हों, तो लोगों का ये बड़ा जनसमूह एक बड़ा खतरा बन सकता है चीन के लिए।